गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सब मनोविज्ञान विषय के विद्यार्थी होंगे। सब मनोविज्ञान के ही है क्या? फर्स्ट ईयर से पीजी तक? फर्स्ट ईयर से पीजी तक के हैं? ठीक है। आप क्या पसंद करेंगे? सुनना पसंद करेंगे या बात करना पसंद करेंगे? मैं बोलता रहूं और आप सुने, ऐसा पसंद करेंगे या मैं कुछ आपको पूछूं आप जवाब दे, ऐसा पसंद करेंगे? पसंद क्या करेंगे? बोलना। आप बोलेंगे ना? सुनना। मुझे सुनाई नहीं देता है, क्या पसंद करेंगे? ठीक है। आज का टॉपिक क्या है, कौन बता पाएगा? मैं भी सुनना पसंद करता हूं। कौन से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे? विषय आपको मालूम है क्या? यस, साइकोलॉजी इन डेली लाइफ। ओके। दूसरा कोई बता सकता है? आपका मैसेज आया होगा ना? क्या है टॉपिक ऐसा? साइकोलॉजी एट लाइफ इन एवरीडे लाइफ, आई थिंक ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इस विषय के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आज यहाँ उपस्थित सभी स्टूडेंट्स, फैकल्टी और आपके बीच में लाने के लिए जिन्होंने प्रयास किया, ऐसे सर का धन्यवाद करता हूँ। आप अगले 40-45 मिनट मुझे शांति से सुनेंगे और जो मैं कहूँगा उसमें मेरे साथ बातचीत करेंगे, इसलिए आप सबका फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोग मनोविज्ञान विषय के विद्यार्थी हैं। बाकी के विषय के जो विद्यार्थी हैं, बाकी सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं, उससे आप अलग है क्या या नहीं है? मनोविज्ञान विषय के विद्यार्थी बाकी के विषय के विद्यार्थी से अलग है या नहीं है? अलग होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? क्यों है, क्यों होने चाहिए? आप अलग क्यों होने चाहिए दूसरे विषय के विद्यार्थी से? अगर यही प्रश्न मैं अलग तरीके से पूछूं तो आपने मनोविज्ञान विषय क्यों पसंद किया है? मैं सूरत के कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। मेरे कॉलेज का नाम है एमपी आर्ट्स कॉलेज। कॉलेज मेरी जो है, सभी स्टूडेंट गुजराती मीडियम के हैं। मीडियम गुजराती है हमारी कॉलेज का। और जब बातचीत होती है तो स्टूडेंट्स बोलते, कोई पूछता है स्टूडेंट को कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप सब क्या बताते हैं? कौन सा सब्जेक्ट है आपका? पूरा बोलते हैं ना, तो अच्छा है। हमारे स्टूडेंट क्या बोलते हैं? साइको। तो मैं बोलता हूँ कि सिर्फ साइको मत बोलो, उसका मतलब अलग होगा। मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे जब दूसरे स्टूडेंट से आपकी बात होती होगी तो शायद वो बताते होंगे कि जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं वो क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? ऐसा बोलते हैं क्या आपको? मगर वो बात सही है क्या? सही नहीं है। ठीक है। तो आप मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो जो भी बाकी के स्टूडेंट है उससे आप अलग होने चाहिए, क्योंकि आज का हमारा जो विषय है, हमारा जो जीवन है, मनोविज्ञान के विषय के जितने भी विद्यार्थी है वो खुद के जीवन में तो कुछ अलग ऐड कर ही सकते हैं। जो हमारा विषय है एट लाइफ टू एवरीडे लाइफ। हम बाकी के लोग जो हैं वो रोज बरोज की उनकी जो जिंदगी है, उनका जो जीवन है, उसमें जिस तरह से जीते हैं, मनोविज्ञान विषय के विद्यार्थी भी क्या इसी प्रकार से जीने चाहिए? आप भी इनके जैसे ही जीते हैं, बाकी के लोग हैं इनके जैसे ही आप जीते हैं, या आपने जीना चाहिए कि कुछ अलग करना चाहिए? कुछ अलग है तो क्या है?
कुछ अलग करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कोई बता पाएगा? पीजी के कितने स्टूडेंट हैं, कोई है तो जस्ट अ मिनट। पीजी के स्टूडेंट है क्या यहाँ पे, उस ग्रेजुएशन के? फाइन, यस मैडम, यस आप बता रही थी कुछ खड़ा होके, हेलो आपके पीछे आप बता रही थी कुछ खड़ा होके। आप सब लोग जानते हैं क्या कि 10 सितंबर, अभी जो 10 तारीख गई, उस दिन क्या था, क्या था? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। तो बाकी के विषय के विद्यार्थियों ने उसको कितना मनाया होगा या उसमें कितने इन्वॉल्व हुए होंगे, और आप उसमें कितने इन्वॉल्व हुए? कुछ फर्क था? क्यों फर्क था, क्या फर्क था? आप सब लोग हिंदी समझते हैं, ठीक तरीके से समझते हैं? ओके। तो मेरा पहले जो प्रश्न था, दूसरा जो पूछा, अभी पूछा, वो सब एक ही जैसे प्रश्न हैं, समझ में आ रहा है ना? बाकी के विद्यार्थी से आप कैसे अलग है, बाकी का जीवन जिस प्रकार से चलेगा, इससे आपका जीवन कैसे अलग चलेगा, और इस प्रकार के जितने भी वर्ल्ड लेवल पे या अपने नेशन लेवल पे इनिशिएटिव होते हैं। 10 अक्टूबर को क्या है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट को इसमें क्यों इन्वॉल्व होना पड़ेगा या क्यों इन्वॉल्व होंगे? तो मेरा कहना जो है, बाकी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, इससे मनोविज्ञान विषय के विद्यार्थी इसलिए अलग होंगे कि उनके खुद का जीवन का वो ठीक तरीके से संचालन तो करते ही होंगे, उनकी जो एवरीडे लाइफ है या खुद की जो लाइफ है उसको तो वो बहुत अच्छी तरीके से जिएंगे, जो कि बाकी सभी विद्यार्थियों को करना ही है, बाकी सभी मनुष्यों को करना है कि खुद की लाइफ, खुद का जीवन है वो अच्छी तरीके से जिए। मनोविज्ञान के विद्यार्थी अलग क्यों है या उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा क्यों है? क्योंकि उनको और लोगों के जीवन में आने वाली जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रश्न हैं, जो भी तकलीफें हैं, उसमें उनका रोल रहेगा, उनको हेल्प करना है या बाकी के लोगों का जीवन अच्छा चले, उसके लिए मनोविज्ञान विषय के विद्यार्थियों को कार्य करना पड़ेगा। आप लोग ये समझ के मनोविज्ञान विषय में आए हैं क्या? आपको मालूम है कि आपका रोल क्या रहेगा बाकी के लोगों के जीवन में, कैसे रहेगा, क्या करेंगे आप? आप कुछ करते हैं क्या, उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करते हैं? ठीक है, अभी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे गया, कितने स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था? कुछ किया आप लोगों ने उसमें? अच्छा है। तो सबसे ज्यादा सुसाइड भारत में और विश्व में कौन से एज ग्रुप में होता है? यस, 15 to 29, सही है ना? क्यों होता है? मैंने नरोत्तम सर को एक यूट्यूब का एक लिंक भेजा है, जो आप सबको अगर अपने मोबाइल पे भेज सकते होंगे तो भेज देंगे, या फिर यहाँ भी आपको दिखा सकते हैं। मुंबई में एक साइकियाट्रिस्ट है, शायद आप जानते होंगे, डॉक्टर हरीश शेट्टी। बहुत बार जो भी टीवी में डिबेट्स वगैरह आते हैं उसमें आते रहते हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने 2 दिन पहले ही मुझे एक लिंक भेजा था, यूट्यूब का है, उनका एक इंटरव्यू है, 19 या 20 मिनट का इंटरव्यू है, मैंने भेजा है। अतुल सर को और जो भी है उनको भी मैं भेज सकता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने जो प्रश्न किए वो प्रश्न का जवाब उसमें है।
उन्होंने जो बताया है, क्योंकि वो वीडियो में है, लिंक में है, इसलिए वो सब मैं अभी नहीं बताऊंगा, मगर मनोविज्ञान विषय के विद्यार्थियों के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा क्यों है ये हम अभी थोड़ी बात करेंगे। मैं 1993 से पढ़ा रहा हूँ और जैसे कि यहाँ से बताया गया, अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें 25 फोकस ग्रुप थे, उसमें से एक फोकस ग्रुप था गाइडेंस एंड काउंसलिंग, उसका मैं सदस्य रहा और आने वाले 25 साल में सभी यूनिवर्सिटीज और सभी स्कूल में स्टूडेंट्स और बाकी सब लोगों के मेंटल हेल्थ के लिए क्या होना चाहिए उसके ऊपर हमने पूरा एक ड्राफ्ट पेपर तैयार करके दिया हुआ है और उसके आधार पर बहुत सारी स्कूल, यानी आने वाले 30 साल में सभी स्कूल में एक काउंसलर और स्टूडेंट्स वेलनेस सेंटर, अभी काउंसलिंग सेंटर ऐसा नहीं बोलते हैं, उसको अभी बोलना शुरू किया है स्टूडेंट्स वेलनेस सेंटर, तो ये होना चाहिए, ऐसा हमने ड्राफ्ट पेपर में दिया था और उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है। आप लोगों को लगता है कि हर एक कॉलेज में, हर एक स्कूल में स्टूडेंट के वेलनेस के लिए कुछ होना चाहिए, कुछ करना चाहिए, क्यों लगता है? ऐसा लगता है आपको? क्या लगता है? मुझे तो ऐसा बोला गया था कि एमईटी के जो भी स्टूडेंट हैं वो बहुत इंटरेक्ट करते हैं, बहुत बातें करते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि मेरा बेटा पनवेल एमईटी में बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी किया है उसने, और उसकी जिसके साथ शादी हुई वो बेटी भी पनवेल एमईटी में बीएससी एमएससी किया है उन्होंने, तो दोनों मेरे सामने जितना बोलते हैं तो मुझे मालूम है कि एमईटी के जो भी स्टूडेंट है वो बहुत अच्छा इंटरेक्ट करते हैं। मुझे यहाँ अलग अनुभव हो रहा है, या वहाँ की बात गलत है या यहाँ की बात गलत है, क्या है? सर ने ना तो नहीं बोला है ना कि जो कहते हैं वो सुनना है, कुछ बोलना नहीं, ऐसा है क्या? नहीं है ना, तो बोलिए। क्योंकि मेरे क्लास का अनुभव ऐसा है कि जैसे मैं बोलना शुरू करता हूँ तो बच्चों को लग रहा है कि माता, उनकी माँ लोरी सुना रही है, और बहुत सारे स्टूडेंट सो जाते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, कंटिन्यूअस नहीं बोलता हूँ, आपको मैं पूछ रहा हूँ यूथ में मेंटल हेल्थ इश्यूज है क्या? किस प्रकार के हैं? यस, किस प्रकार के हैं? पढ़ाई को लेके प्रेशर बहुत है। प्रेशर है, यस, लास्ट। क्योंकि सबसे ज्यादा जिस एज ग्रुप से वो निकल के चेंज होने वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो उसी टाइम पर रहता है। उस टाइम में इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होता है और एक तरह से फैमिली सपोर्ट भी चाहिए होता है, तो वो सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए वो बहुत जरूरी है। सही है। और कोई एकेडमिक प्रेशर रहता है क्या? सही में? यस मैडम। मुझे लगता है कि गाइडेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काउंसलिंग, क्योंकि अगर हम लोग अपनी फैमिली से किसी चीज़ के लिए रिगार्डिंग पूछते हैं तो वो चीज़ें हमें बताते हैं जो उन्हें लगता है सही है, नॉट दैट कि आपके लिए क्या सही है। नोइंग यू, आपको एक काउंसलर या फिर एक गाइडेंस काउंसलर या फिर एक करियर काउंसलर वो चीज़ें बताता है जो आपके लिए एसेंशियल है, ना कि दुनिया में। बहुत सही बात है। और कोई? अभी मुझे लगता है कि मैं एमईटी में हूं, और कोई बताएगा? तो आज का जो अपना विषय है कि मनोविज्ञान लोगों के जीवन में, उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें जीवन ऐड करता है। तो आपके बारे में जब मैंने पूछा तो आप लोगों को लगा कि हाँ, यूथ को प्रॉब्लम है। किस प्रकार के प्रॉब्लम है? समझो यहाँ आप 200 लोग 150 लोग बैठे हैं, तो मैं कहता हूँ कि उसके पीछे पूरा एक शून्य, एक जीरो और लगा दीजिए। जितने लोग हैं उसको 10 से और गिन लीजिए, तो इतने प्रॉब्लम हर एक व्यक्ति को 10-10 प्रॉब्लम है, होंगे कि नहीं होंगे? है ना? तो
ये प्रॉब्लम आगे जाके बढ़ते ही जाएंगे। क्यों बढ़ते जाएंगे? तो यहाँ जो आप लोगों ने बात की कि आपके जो पेरेंट हैं उनको अगर आप कोई पूछते हैं, कुछ पूछते हैं, कोई बात करते हैं, तो वो क्या बताएंगे? तो उनका खुद का जो एक्सपीरियंस है, उनका खुद का जो अनुभव है, उसके बारे में ही, उसमें से ही कुछ बता पाएंगे। ज्यादातर ये उम्र में आप मार्गदर्शन लेते हैं या बातचीत ज्यादा करते हैं तो किससे करते हैं? दोस्त से। दोस्त कितना जानता है? आपके जितना या आपसे कम। वो आपको क्या गाइड करेगा? हाँ, कैथार्सिस हो जाता है। एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी हम ये समझते हैं कि दोस्त को कहने से आपका कैथार्सिस हो जाएगा, मगर वहां से सही मार्गदर्शन मिलेगा क्या? सही गाइडेंस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो जो मैंने बताया कि मनोविज्ञान विषय के विद्यार्थी और बाकी के विद्यार्थी से अलग होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? कि क्योंकि आपके ऊपर, आपके सिर के ऊपर आने वाले सालों में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। अभी आप जो भी प्रश्न या जो भी समस्या से जूझ रहे हैं, आने वाले सालों में आप एज अ काउंसलर काम करेंगे, आप एज अ थेरेपिस्ट काम करेंगे, आप एज अ करियर काउंसलर काम करेंगे, तो आपको आपके जैसे अभी जो भी स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनके जो भी प्रश्न है उसमें उनका मार्गदर्शन करने का कार्य करना पड़ेगा। तो लगता है कि आप बाकी के विद्यार्थी से अलग होने चाहिए या है? ऐसा कितने लोगों को लगता है? और हाथ तो खड़ा कर सकते हैं ना, बोल नहीं सकते आप लोग, हाथ तो खड़ा कर सकते हैं। तो ऐसा काउंसलर काम करने के लिए या एज अ थेरेपिस्ट काम करने के लिए आपको क्या करना जरूरी रहेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? कितने लोग चाहते हैं कि वो अपना करियर साइकोलॉजी में बनाएंगे? बहुत अच्छी बात है। आप सबके लिए, खुद के लिए तालियां बजाइए, क्योंकि आने वाले सालों में भारत में मनोविज्ञान के जो भी तज्ञ हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद लोगों के लिए आवश्यक है। 2-3 विधान मैं यहाँ से कर रहा हूँ जो शायद थोड़े ज़्यादा भी लग सकते हैं। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ कहता हूँ कि आने वाले 200 साल मनोविज्ञान के हैं। और यहाँ पर एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूँ कि आने वाले 200 साल मनोविज्ञान के हैं और भारतीय मनोविज्ञान के हैं, इंडियन साइकोलॉजी के हैं। हम सब और आप भाग्यशाली है कि हम भारत में जन्मे हैं, भारत में पढ़े बड़े हुए हैं और भारत में ही आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं और आप सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। सामान्य रूप से हम समझते हैं कि बाकी के लोग जो जीवन जी रहे हैं वो ऐसे ही जी रहे हैं। मनोविज्ञान के विद्यार्थी अलग से जीवन क्यों जीना चाहिए या क्यों जी रहे हैं? मनोविज्ञान के विद्यार्थी के जीवन में एक अलग सी बात क्या होनी चाहिए? आपने विक्टर फ्रैंकल नाम कितने लोगों ने सुना है? कौन थे? बुक का नाम क्या है उनकी? कोई एक खड़े होकर बाकी के लोगों को भी सुनाई दे ऐसे। पढ़ी है? कितने लोगों ने पढ़ी है? किसी ने पढ़ा है क्या वो बुक? क्या बात है उसमें? आई थिंक लोगोथेरेपी उनका जो थेरेपी का विषय है, लोगोथेरेपी की बात है। और उसमें उन्होंने जो भी कहा है वो है हर एक व्यक्ति के जीवन में जीवन का एक मोटो होना चाहिए, पर्पस ऑफ लाइफ। आप सब लोग मेंटली हेल्दी है क्या? मानसिक रूप से स्वस्थ है? मेंटल हेल्दी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कौन बता पाएगा? मानसिक स्वस्थ व्यक्ति की लाक्षणिकताएं क्या है, लक्षण क्या है?
ये मैं मनोविज्ञान विषय के विद्यार्थियों के साथ बात कर रहा हूँ क्या? मालूम है ना आपको? होगा ही, मुझे मालूम है, आप लोगों को मालूम होगा। क्या है मेंटल हेल्दी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स? चिंता मत करिए, इससे आपका एवोल्यूशन नहीं हो जाएगा। क्या है? यस, लास्ट। हाँ, कोपिंग, यस। दूसरा इमोशनल स्टेबिलिटी, वेरी गुड। और यस, रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी, वेरी गुड। सेंस ऑफ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयर, फाइन। इसमें जो एक और है वो है फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। व्यक्ति क्यों जी रहा है और कैसे जीना चाहिए उसके बारे में उसका खुद का एक विचार होना चाहिए। ये जो विक्टर फ्रैंकल की बात हमने की, आप जानते होंगे कि वो जिस परिस्थिति में थे, हिटलर के जो भी कैंप्स थे उसमें थे, और वहां बाकी के बहुत सारे लोगों का, यानी वो जो वहां त्रास था उससे बहुत सारे लोग मर गए, वो बच गए। तो उन्होंने फिर सोचा कि मैं क्यों बच गया, तो उनको बाद में ये ध्यान में आया क्योंकि मैंने सोचा था कि मेरे लाइफ का पर्पस ये होना चाहिए, मेरे लाइफ का मोटो ये होना चाहिए, और उसको ध्यान में रखते हुए और उसको सोचते हुए वो बच गए। और फिर उन्होंने लोगोथेरापी के द्वारा बहुत सारे लोगों का इलाज किया, थेरापी की, और मानसिक रोग में जो भी समस्याएं थी लोगों में, मानसिक रोग के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स थे उसको ठीक करने का प्रयास किया। और उनको लगा कि अगर लोगों के जीवन में मोटो आ जाता है, क्यों जी रहे हैं उसके बारे में अगर उनको पता चल जाता है, तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से गुजर सकती है या आगे चल सकती है। तो फिलोसॉफी ऑफ लाइफ व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व की है। और दूसरी एक चीज जो है कि आप क्यों जी रहे हैं, आपको जीवन में क्या करना है, इसके बारे में अगर आप स्पष्ट है तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कट सकती है, अच्छी तरीके से आप जी सकते हैं। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? कितने लोगों ने सोचा है एम ऑफ लाइफ? आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, और लाइफ गोल क्या है? कितने लोगों ने सोचा है? 3 चीज है। साइकोलॉजी के स्टूडेंट ये सब पढ़ के ही आए हैं, ठीक है ना? शॉर्ट टर्म गोल क्या है? कोर्स पूरा करना है, वो तो सर का होगा। कोर्स पूरा करना तो सर का काम है, अच्छी बात है। दूसरा, यस, कोर्स अगर ठीक तरीके से आप पूरा करेंगे, ठीक तरीके से पढ़ाई करेंगे, अच्छे नंबर्स आएंगे, तो अच्छी नौकरी पाना या अच्छा काम, अच्छा काम करना, वो आपका जिससे कि आपको अच्छी कमाई हो, इस प्रकार का काम करना, वो दूसरा आपका मोटो है। इससे आगे जाके अच्छी कमाई क्यों चाहिए, अच्छी नौकरी क्यों चाहिए? ताकि क्या? अच्छी जगह, अच्छी व्यक्ति के साथ शादी हो सके, है ना? कि नहीं करने वाले हैं शादी? इतने लोग डिनाई कर रहे हैं, क्यों? मैं मेरे क्लास में पूछता हूँ तो बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं, तो मैं पूछ लेता हूँ कि दूसरी बार नहीं करनी है, ऐसा है क्या?
लोग यहाँ बोल रहे हैं तो एक बार हो गई है, ऐसा नहीं है ना, तो शादी नहीं करना है। ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है, मैं समझता हूँ। उसके पीछे के जो भी कॉजेज है उसमें जाइए तो मालूम पड़ेगा कि क्यों डिनाई कर रहे हैं आज के यूथ शादी से क्यों भाग रहे हैं या शादी के लिए क्यों डिनाई कर रहे हैं। मगर आपके गोल अगर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और लाइफ गोल स्पष्ट है, आप उसमें क्लियर है, तो आप जो भी कर रहे हैं, आप जो भी करेंगे वो अच्छी तरीके से ही करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। तो कितने लोग आने वाले दिनों में खुद का शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल और लाइफ गोल ये चीज है। आप लोगों ने एप्टीट्यूड पढ़ा है क्या? व्हाट इज एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड क्या है? यस, इनर पोटेंशियल। जिसको आप एनहांस कर सकते हो फर्दरली। एक प्रकार की आंतरिक शक्ति है जिसको आप ट्रेनिंग के द्वारा बाहर ला सकते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ा अलग से डेफिनेशन या उसका एक अलग ख्याल मैंने सोचा है। एप्टीट्यूड ऐसी चीज है जिसके साथ ईश्वर में या आप जिसको भी मानते हो, प्रकृति है, शक्ति है, ताकत है, ईश्वर है, जिसको भी मानते हो, उसने आपको ये जो एप्टीट्यूड है यानी आपका एक लाइफ गोल पहले से तय किया गया है। आपको यहाँ पर ऐसे ही भेज नहीं दिया गया है। जैसे हम कहीं जाते हैं, कोई होटल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है तो क्या करते हैं, वेटिंग में रखते हैं, थोड़ी देर आप नीचे बैठे रहो। तो ऊपर वहाँ भीड़ भाड़ हो गई होगी, ज़्यादा जगह नहीं होगी, इसलिए आपको नीचे भेज दिया है क्या कि जाओ थोड़े समय तक नीचे घूम के आओ, वापस बाद में आना। ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति का जीवन जो है उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस है, कोई ना कोई मीनिंग है। उसको लाइफ वर्क दे के यहाँ भेजा गया है। वो आप में आपको जो लाइफ वर्क दिया है उसके साथ में आपको ये लाइफ वर्क करने के लिए कैपेसिटी दी गई है, एक प्रकार की क्षमताएं आपको दी गई है, उसके साथ में आपको यहां भेजा है। जो व्यक्ति अपनी खुद की ये आंतरिक क्षमता पहचान लेता है, दूसरी तरीके से मैं बोलूंगा कि खुद का लाइफ मिशन या लाइफ मोटो पहचान लेता है, वो खुद की जो आंतरिक शक्ति है उसको समझ लेगा और उसको सही दिशा में, सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। और जो काम के साथ उसको ऊपर से नीचे भेजा गया था या फिर उसकी लाइफ या उसका जन्म जिस काम के कारण हुआ था, वो अगर उसको मालूम पड़ जाता है तो उसमें वो बहुत आगे जा सकता है, उसमें बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो एप्टीट्यूड और लाइफ मिशन, आपके जीवन का जो लक्ष्य है, अगर आप समझ लेते हैं, आपके समझ में आ जाता है, तो मैं समझता हूं कि आपकी खुद की जो जिंदगी है, आपका खुद का जो जीवन है, वो तो बहुत अच्छे तरीके से जाएगा ही, मगर आप और लोगों के जीवन में भी बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ भला और पूरे विश्व में, ब्रह्मांड के लिए भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप लोग ऐसे ही यानी दूसरे कोई विषय में प्रवेश नहीं मिल रहा था, आपका एडमिशन नहीं हो रहा था, इसके कारण मनोविज्ञान में आए हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। आपने कुछ सोचा होगा ना, क्या सोचा है? तो जो सोचा है और आप खुद का एनालिसिस कीजिए कि आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, आपके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपकी जो भी लाक्षणिकताएं हैं, वो मनोविज्ञान के विषय में कार्य करने के लिए उपयुक्त है कि नहीं है। अगर है तो उसको बढ़ाते जाइए और खुद के जीवन में और बाकी के लोगों के जीवन में भी आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। मनोविज्ञान व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने का प्रयास करता है।
आप लोग जानते हैं WHO ने जो मनोविज्ञान मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन दी है वो क्या दी है? WHO के द्वारा दी गई डेफिनेशन मेंटल हेल्थ की क्या है? यस, कौन बताएगा? चार एस्पेक्ट है क्या उसमें? हाँ, कौन से? इमोशनल, फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। तो स्वस्थ व्यक्ति कौन है? जो फिजिकली यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से जो स्वस्थ है वो मेंटली हेल्थी है। तो मैं समझता हूं कि हम भारत में है। भारत कैसा देश है? अगर आपको कोई पूछेगा कि भारत कैसा देश है, आप क्या बताएंगे? इकोनॉमिक्स में आता है ना, भारत डैश प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है। इकोनॉमिक्स वाले ये जवाब देंगे, ठीक है ना? मैं थोड़ा अलग से बात करता हूं। भारत अध्यात्म प्रधान देश है। भारत विश्व को जो भी दे सकता है स्पिरिचुअलिटी की भेंट दे सकता है। मैंने आपको इसीलिए बताया कि हम भारत में जन्मे हैं और मनोविज्ञान विषय पढ़ रहे हैं, तो हम भाग्यशाली हैं, क्योंकि आने वाले सालों में पूरा विश्व भारत की ओर देखेगा और आप लोग अभी जो देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपसे बहुत सारी अपेक्षा रखेगा, क्योंकि विश्व में जो परिवर्तन आ रहे हैं उस परिवर्तन में पहले आप सब जानते हैं इस प्रकार से मनोविज्ञान की जब एक विज्ञान के नाते स्थापना हुई 1879, विलियम वुंट, जर्मनी, लिप्जिग, उन्होंने मनोविज्ञान इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर ऐसा कहा और पहली वहां पे मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की। उसके पहले मनोविज्ञान था कि नहीं था? क्या डेफिनेशन दी गई थी पहले? तो मैं ऐसा कहता हूं कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा को खोया, फिर मनोविज्ञान ने मन को खोया, फिर मनोविज्ञान ने चेतना को खोया और वर्तन पे आके अटक गया। फिर चक्कर उल्टा चला। फ्रॉइड ने आने के बाद क्या बात की? मन है, मन के 3 स्तर सिगमंड फ्रॉइड ने बताए, कॉन्शियस, अब सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। हमारे यहाँ तो मन के बहुत सारे स्तर बताए हुए हैं। आप श्री अरविंद का नाम जानते होंगे, उन्होंने तो सुपर कॉन्शियसनेस की बात की है, 4 स्तर बताए और मन के भी बहुत सारे स्तर बताए हुए हैं। अब अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उसके ऊपर बात करेंगे, मगर इस प्रकार से मनोविज्ञान ने जैसे आत्मा को खोया था, मन को खोया था, चेतना को खोया था, चेतना को प्राप्त किया, मन को प्राप्त किया फ्रॉइड के आने के बाद, और अभी जो मैंने बताया कि मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन है हु की, उसमें आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ होने की बात है। उसका मतलब है कि मनोविज्ञान ने आत्मा को भी वापस प्राप्त कर लिया है। यहाँ तक हम पहुंचे हैं, हम भारत में हैं। आप सब लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, व्हाट इज सोल, आत्मा क्या है, आत्मा का कार्य क्या है, उसके बारे में विश्व के समक्ष आप जैसे मनोविज्ञान के अभ्यासी आने वाले सालों में बहुत सारी स्पष्टताएं करेंगे और विश्व के सामने रखेंगे। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात मैं समझता हूँ, बहुत जितना भी थोड़ा समय था उसमें मैंने बहुत सारी बातें जो भी मुझे लगती है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। शायद आप लोगों का जाने का समय होगा, तो यहाँ पर मैं मेरी बात पूर्ण करता हूँ। एक छोटी सी क्लिप है, अगर आपके पास समय है तो मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, तो देख के थोड़ा सा शायद आपको मालूम होगा। ये क्लिप के देखने के बाद यानी कोई उसके बाद कुछ है नहीं ना, हाँ, तो ये क्लिप के देखने के बाद सब जा सकते हैं, दूसरी कोई फॉर्मेलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि ये थॉट साथ में लेके जाना चाहिए।
Meditation is beyond psychology. It is not psychology. It has nothing to do with the brain. It has nothing to do with the mind either. It is a state of no mind. Even Sigmund Freud and Carl Gustav Jung and Alfred Adler had no idea of meditation what it is. They all thought in terms of concentration. Concentration has nothing to do with meditation. Concentration is a method of the mind. And meditation is a way how to transcend the mind, how to go above the mind. So you are on the top of the hills and all your thoughts are just in the valley, and you can watch them and you can have a bird's eye view of what kind of mind you have. These are three things. The state of no mind, which is your being. The mind, which is what the society has conditioned you, thought. The third, the brain, which you have brought into the world with the body. The most bogus is the mind. The brain is a reality. The no mind is a reality. The mind is only a program. Hindu mind, Mohammedan mind, Communist mind. The mind has to be labeled because it is a program. And meditation is a deprogramming. It is going beyond the mind. Nobody can deprogram a meditation man. Impossible. There is no way. My humble pranam to all of you. On behalf of MIT Institute of Behavioral and Allied Sciences, I express heartfelt gratitude to our speaker, Professor Dr. Rudresh Vyas ji. And I was listening to very important issues which he has raised. Purpose in life can make the life livable. Thank you very much, sir, because we feel the time which you have spared for us will be memorable for each and every one of us. We have taken the advantage of your presence here. Dr. Rudresh has come to IBAS, come to MIT University for some other program of Madhya Pradesh government, higher education. That program will start tomorrow. We will have close interactions and discussions on the syllabus UG, PG courses being run in entire Madhya Pradesh. So we have been very fortunate. Now we can close it. We will have one group photograph with Honorable Rudresh. Please, sir. All faculty members and students, please come.